जितने भी पीएम न्यूज में चल रहा है सब एक साथ ला लियो दोबारा। चलिए, इंडियन एयरफोर्स के बारे में छोटा सा। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना वैसे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कब हुई? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट न्यूज हमारी सुपर्ब है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे अमरप्रीत सिंह, इससे बड़ी न्यूज कोई और नहीं है। न्यूज में जितनी भी पहली महिलाएं या डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है वो मैंने एक साथ ला लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अनामिका राजीव, ये नेवी की पहली महिला पायलट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अभी न्यूज में चल रहा है। रश्मि शुक्ला, अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रश्मि शुक्ला को अभी रिसेंट में महाराष्ट्र की डीजीपी बनाया गया है। और डीजीपी क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, इसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं होता। आपको ये याद रखना है, महाराष्ट्र की ये पहली महिला है रश्मि शुक्ला जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है। इसके पहले, और ये रश्मि शुक्ला 2018-19 की बात कर रहा हूं, पुणे की कमिश्नर ऑफ पुलिस थी। ठीक है, वो सीपी रह चुकी है और पहली भारत में मतलब महाराष्ट्र की महिला है जिसे डीजीपी बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। फर्स्ट वुमन टू अटेन $100 बिलियन नेटवर्थ। दुनिया की पहली महिला जिसका 100 बिलियन जिन्होंने क्या किया है, नेटवर्थ अटेन किया है, उनका नाम है बेटनकोट। क्या नाम है? बेटनकोट। आपने सब लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, सब लॉरियाल का शैंपू लगाते हैं, लॉरियाल पेरिस। तो ये उसकी ओनर है। ठीक है, तो लॉरियाल की ओनर का नाम क्या है? बेटनकोट। और ये दुनिया की पहली महिला है जिसको $100 बिलियन जिन्होंने अटेन किए। ये है आज का सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज। ये हिडन न्यूज होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रेड कलर से स्टार कर लेते हैं, इसको भूलिएगा मत। आप देखो क्या पूछा गया है, निशा नहीं है, ये निशी है। यानी भारत का पहली महिला आदिवासी, कौन सी आदिवासी की कम्युनिटी की बात की जा रही है? निशी। ये भारत की पहली महिला निशी आदिवासी कम्युनिटी से जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, उसका नाम बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? कबाक यानो। कबाक यानो। अब मैं बता रहा हूं इस बार क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मोस्टली एसएससी में ऐसा लगता है यार बुक के बाहर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना कठिन क्वेश्चन कैसे आता है? कठिन क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बता रहा हूं। एसएससी हो, रेलवेज हो, कई बार कोई भी आदिवासियों का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है वो आदिवासी किस राज्य के हैं। तो इस बार न्यूज में कौन से आदिवासी चल रहे हैं? निशी। किस राज्य के हैं? अरुणाचल प्रदेश। ये मत भूलिएगा। यानी अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब का नाम क्या है? निशी। और वहां की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, उसका नाम क्या हो जाएगा? कबाक यानो। एक और बंदी न्यूज में बहुत चल रही है, माउंट एवरेस्ट के कारण ही। जनरली माउंट एवरेस्ट को एवरेज 60 से 65 दिन लगते हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में। लेकिन एक महिला जिसने रिसेंट में 13 दिन के अंदर 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज है। यानी उसने 5 गुना कम समय लिया और 3 बार चढ़ी। तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका यहां पर? ये देखिए, पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। और हाँ, फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो नहीं है, ये कॉन्गो है, CONGO। कॉन्गो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बताइए? ज्यूडिथ टुलुका। याद रखना बहुत आसान है, बताता हूं क्यों। अगर चेस किसी को पसंद है, यहां पर चेस मैं बताना चाहूंगा, चेस का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन को मेल प्लेयर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। और फीमेल में मेरे को पूरा नाम तो नहीं मालूम, लेकिन ज्यूडिथ है, वो हंगरी की है। तो ज्यूडिथ, दो गर्ल जिसका नाम है ज्यूडिथ, वो न्यूज में चल रही है। एक है कॉन्गो की फर्स्ट फीमेल पीएम जिसका नाम है ज्यूडिथ टुलुका, और मिस ज्यूडिथ। एक और ज्यूडिथ लिख लो, मिस ज्यूडिथ, जिसको क्या दिया गया है? फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का चेस में अवार्ड दिया गया है। किस कंट्री की है? हंगरी। भूलिएगा मत, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको फिलहाल करनी है। नेक्स्ट न्यूज है अतुल परचुरे। इनको तो आप जानते हैं, सबने ऑल द बेस्ट मूवी देखी होगी। अलग अलग मूवीज में ये कॉमेडियन का रोल प्ले करते थे। मैग्नस कार्लसन का भी रिसेंट में पता है एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगर मान लो आपको ये पहले से पता है कि मैग्नस कार्लसन को प्लेयर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया चेस में, तो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन आपका देखो एग्जाम में छुड़ाने के लिए कैसे आता है, मैग्नस कार्लसन किस देश के लिए खेलता है या किस देश को रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन ऐसे आता है। तो लिख लो, मैग्नस कार्लसन किस देश के लिए खेलता है? नॉर्वे। और मैग्नस कार्लसन कोई छोटी मोटा प्लेयर नहीं है, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। चेस की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, अब तक 5 बार कोई भी नहीं बना है। विश्वनाथन आनंद, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि कौन सा इंडियन है जिसने मैग्नस कार्लसन को हराया है, आंसर है विश्वनाथन आनंद।
और विश्वनाथन आनंद मैं बताना चाहूंगा भारत का पहला ग्रैंड मास्टर है। चेस के बारे में एक फैक्ट लिख लो, 20 जुलाई को चेस डे मनाते हैं। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चेस डे। 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को फाइड की स्थापना की गई थी। व्हाट इज फाइड? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसके अंदर सी नहीं है, फिर भी इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, आईसीएफ। लेकिन उसे क्या कहा जाता है? फाइड। फाइड का रोल क्या है? फाइड ब्लॉक लेटर में लिख सकते हो आप लोग, FIDE। फाइड का फुल फॉर्म भी लिख लो, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। इसलिए 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? चेस डे। और फाइड का काम क्या है? जो भी चेस के वर्ल्ड कप हो रहे हैं या बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, जैसे आईसीसी का काम क्या है? क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करना। चलिए फिलहाल अगला वाला न्यूज देख लो। आगे आ जाते हैं मूवीज के बारे में, बैकग्राउंड देख लेते हैं। भारत की पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र, ये थे। नेक्स्ट न्यूज हमारी सुपर्ब है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे अमरप्रीत सिंह, इससे बड़ी न्यूज कोई और नहीं है। यह है न्यूज ऑफ द डे। ठीक है, हमारे कौन बन चुके हैं? एयर चीफ। ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहा जाता है, यानी कि एयरफोर्स के हेड। लिख लो, एयरफोर्स का अभी हेड किसे अपॉइंट किया गया है? एयरफोर्स के हेड को क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ या एयरफोर्स चीफ। अमरप्रीत सिंह, मैं बताना चाहूंगा अमरप्रीत सिंह के बारे में। अमरप्रीत सिंह को 40 साल का अनुभव है। अब कोई पायलट होता है ना, तो उस पायलट का अनुभव, वो कितने घंटे प्लेन उड़ाया है, इससे होता है। मल्टीलाइनर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस बताइए, 5000 घंटे से ज्यादा इन्होंने अब तक उड़ान भरी है, तो ये भूलना नहीं है। उनका एक्सपीरियंस क्या है? 5000 प्लस ईयर्स का। कितने साल अब तक देश को सर्व किया है? 40 साल तक किया है। अगर उनका डेजिग्नेशन, वैसे तो पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, किसी भी डिफेंस पर्सनल की आप बात कर रहे हैं, डिफेंस आदमी की, अगर डिफेंस में अगर वो कोई पोस्ट पर है, तो उसका डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट क्या है, ये पता होना चाहिए। एयर मार्शल उसे कहा जाता है। ठीक है, एयर मार्शल क्या है मैं बताना चाहूंगा। एयरफोर्स की हाईएस्ट पोस्ट को कहा जाता है एयर चीफ। ये है टॉप पोजीशन किसकी? एयरफोर्स की। इसके नीचे जो काम करते हैं उन्हें एयर मार्शल कहा जाता है, AM, एयर मार्शल। तो नॉर्मल सी बात है, मोस्टली जो भी लोग एयर चीफ बनते हैं उनकी पोस्ट पहले क्या आती है? एयर मार्शल। एयर मार्शल के बाद ही आप क्या बनेंगे? एयर चीफ। यानी AM के बाद बनते हैं AC। अब मैं बताना चाहूंगा एक छोटा सा पॉइंट, एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन था इसलिए लग गया। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिस्टर थॉमस याद कर लो। मिस्टर थॉमस कौन थे? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये NDA का क्वेश्चन था। ठीक है, पहले में एक गोल थी एफकेट वाली, एफकेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाल फिलहाल में 2021-22 मुझे नहीं पता, कहीं पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि जब भारत आजाद हुआ उस समय एयरफोर्स का बताइए हेड कौन था, यानी कि चीफ। आंसर है थॉमस। जब भारत आजाद हुआ उस समय एयरफोर्स का चीफ कौन था? मिस्टर थॉमस। बस इतना ही याद करना है और कुछ नहीं। हाँ, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत अच्छे से कर लीजिए। भारत के पहले, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडियन जो एयर चीफ रह चुके हैं, सुब्रतो मुखर्जी। इसको अब इंपॉर्टेंट क्यों है? फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है, ये लिख लीजिए, सुब्रतो मुखर्जी। कोई भी मिस नहीं करेगा। इंडिया के कौन है एयरफोर्स के फादर? सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी। और एक और चीज याद रखना, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग एयर चीफ भी है। 1955 से कब तक? 60 तक। 5 साल तक किसी ने नहीं किया है। डन। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स का पुराना नाम क्या है? रॉयल इंडियन एयरफोर्स, लेकिन तब वो ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, ब्रिटिशर्स। चलिए, इंडियन एयरफोर्स के बारे में छोटा सा। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना वैसे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कब हुई? 26 जनवरी 1950। ओल्ड नेम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। मोटो क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। मोटो क्या हो जाता है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। और मोटो कहां से लिया गया? ये अगेन एफकेट का क्वेश्चन था। अच्छा, मैं डिफेंस की न्यूज बहुत आसानी से इसलिए भी बता पाता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजों में, क्योंकि मैं डिफेंस अकेडमी में पढ़ाता हूँ, तो ये छोटी सी चीज है जो मैं पास डिटेल में भी रख लेता हूँ। ठीक है, और फिलहाल एयरफोर्स डे कब रहता है? 8 अक्टूबर। अब मैं बताना चाहूंगा, ये जो मैं पिक करता हूं न्यूज, ये सारी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो भी नेशनल लेवल पे एग्जाम चल रही है, मैं जनरली एक डिफेंस की न्यूज लाऊंगा, एक स्पोर्ट्स की न्यूज लाऊंगा, एक अवार्ड्स की न्यूज लाऊंगा, कोई अगर समिट न्यूज में चल रहा है,
सारा एक एक सेक्शन से मैं न्यूज लाता हूं, ठीक है, तो सारी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, न्यूज में अब देखो ये साइंस से क्वेश्चन आ गया, एक आपका क्वेश्चन आज का ऐसे आ गया साइंस से। अब क्या पता साइंस का भी जो भी न्यूज में चल रहा है अभी रिसेंट में, इंडिया का लॉन्गेस्ट नहीं, ये होता है लार्जेस्ट, इंडिया का नहीं पूरे यूनिवर्स का सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल जेट्स क्या ढूंढा गया है। ब्लैक होल तो सबको पता है, जिसको कृष्णा कटी कुछ ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी को नहीं पता ब्लैक होल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, पता नहीं, कृष्णा कृष्णा कुछ तो बोलते हैं, जाने दीजिए। ब्लैक होल अगर आपको कभी कोई पूछे व्हाट इज ब्लैक होल, कोई मुझे बताएगा वैसे? रीजन विद इंटेंस ग्रेविटी, वहां पर बेटा हद से ज्यादा ग्रेविटी होती है। कोई भी चीज अगर एक बार, आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर कोई ब्लैक होल में मान लीजिए गिर गया, वहां वैक्यूम होता है, वहां पर अगर कोई एक बार मान लीजिए कोई ब्लैक होल में चला जाए तो उससे कोई भी चीज एमिट, कोई वो बाहर नहीं आ सकता, वो अंदर ही अंदर घूमते रहेगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नॉट इट इज वी आर नॉट रीडिंग अबाउट ब्लैक होल, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लैक होल जेट्स। तो एक नया कंसेप्ट बता देता हूं कि ब्लैक होल जेट क्या होता है। वैसे तो मैं जब ये न्यूज पढ़ा मेरे को भी शौक हुआ, ब्लैक होल के बाहर कोई भी चीज आती नहीं है, बट ब्लैक होल जेट का सिंपल शब्दों में मतलब बताते हैं। एक मान लीजिए ये ब्लैक होल ऐसा कुछ रहेगा, वैसे तो ऐसा नहीं रहता है, ब्लैक होल ऐसा कुछ रहेगा स्पेस में, अब आप यूनिवर्स में स्पेस में, उसमें क्या होता है ब्लैक होल के अंदर से जनरली कोई चीज एमिट नहीं करता, कोई चीज बाहर नहीं आती, बट ब्लैक होल जेट्स किसे कहा जाता है, अंदर से एक लाइट या एक रेडिएशन बाहर एमिट करेगा, उस लाइट को, ठीक है, क्या कहा जाएगा, ब्लैक होल जेट्स। तभी अब तक की सबसे बड़ा ब्लैक होल जेट खोजा गया है जिसका नाम लिख लो आप लोग, ये है, ये प्रॉफी रायन हो जाएगा, ठीक है, या पॉर्फी रायन, वैसे तो इसको प्रॉफी रायन बोल रहे हैं शायद, ठीक है। फिलहाल अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी जो ब्लैक होल जेट खोजा गया उसका नाम क्या है, प्रॉफी रायन। अब ब्लैक होल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, ये प्रॉफी रायन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी सबको पता है, अर्थ की अपनी खुद की गैलेक्सी है, गैलेक्सी को हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा, क्या कहते हैं, आकाश गंगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थ का हमारे गैलेक्सी का नाम बताइए, आंसर हो जाएगा। अभी रिसेंट के एमटीएस एग्जाम में आकाश गंगा के ऊपर क्वेश्चन बताता हूं क्या पूछा गया था मिल्की वे के ऊपर, इसका शेप क्या है। अब नॉर्मल सी बात है, स्पाइरल शेप है, हमारे समझ में आ रहा है, हमारे गैलेक्सी का शेप है, मोस्टली हर एक गैलेक्सी का शेप स्पाइरल ही होता है। अगर दूर से देखोगे, ये देखो, ये कैसा शेप दिख रहा है, स्पाइरल, ऐसे गोल गोल गोल, अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा स्पाइरल बाइंडिंग है। तो हमारे मिल्की वे का जो शेप है वो कैसा है, स्पाइरल है, ठीक है। और ये मिल्की वे से कितने गुना बड़ा है, 100 टाइम्स बड़ा है, तो सोच के देखो ये जेट कितना बड़ा होगा। और एक और चीज, ब्लैक होल अगर पूछा जाए स्पेस में कितने हैं, बिलियंस, अरबों खरबों में है, ऐसा एक दो नहीं है। ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं, मैंने अभी बताया, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लैक होल क्या होता है, बोलना ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटी हद से ज्यादा हो, बैलेंस नहीं होती है वहां, ठीक है, हद से ज्यादा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लैक होल का फादर किसे कहा जाता है, ये लिख लो, जॉन मिशेल। जॉन मिशेल किसे कहा जाता है, ब्लैक होल का फादर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पहली बार दुनिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट आदमी जिसने ब्लैक होल के बारे में बताया वो कौन था, जॉन मिशेल था। और लार्जेस्ट ब्लैक होल का नाम क्या है यहां पर, ये लिख लेना, टॉन 618, टॉन 618। ब्लैक होल के बारे में मेरे को लगता है अतिरिक्त जानकारी आपको दे दी गई है। कृष्ण वीवर, मेरे को नहीं पता, इन्होंने किसी ने ब्लैक होल का हिंदी में नाम लिखा है कृष्ण वीवर, स्नेह लगेन। चलिए ठीक है, ये हो गया सबका। और हाँ, एक और चीज रह गई है, ब्लैक होल के बाहर रेडिएशन आता है और उस रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। ब्लैक होल के बारे में तीन चार चीजें बताया, हॉकिंग रेडिएशन। अब हॉकिंग क्यों कहा जाता है, अब स्टीफन हॉकिंग सबको पता है, वो जो चल नहीं पाते थे जिनकी डेथ हुई थी, तो स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि वहां से रेडिएशन या कुछ चीजें बाहर आ रही है। चलिए, रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक होल इज कॉल्ड एज हॉकिंग रेडिएशन। और हाँ, इन्होंने जो जॉन, जाने दो, ये इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ होगा हमने जितना ब्लैक होल के बारे में देखा है। कि नेक्स्ट न्यूज है अतुल परचुरे, इनको तो आप जानते हैं, सबने ऑल द बेस्ट मूवी देखी होगी, अलग अलग मूवीज में ये कॉमेडियन का रोल प्ले करते थे। इनकी अभी रिसेंट में डेथ हो गई है ड्यू टू कैंसर, 2 साल से इन्हें कैंसर था। अब कैंसर से भाई साहब लड़ नहीं पाए, ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, इनकी डेथ हो गई है। इनकी कुछ पॉपुलर मूवीज है, सलामे इश्क ले लो, और हमारी ये शायद मराठी, मैंने तो नहीं देखा है, नवरा मौजा नवसा, देखा है आप लोगों ने? हाँ, वाह,
तो बस ये काफी फेमस एक्टर थे जिनकी डेथ हुई है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, और ये बहुत रेयर, अब यार ये हिडन न्यूज होती है वैसे तो। ऑब्विचुअली ये ना आप लोग देख सकते हो, इंपॉर्टेंट डेथ 2024 की जितनी भी पर्सनालिटीज की हुई है, उस पर्सनालिटी का नाम और वो किस फील्ड से रिलेटेड है ये देख के रखो। आपको किसी भी क्रिकेटर का नाम देखेगा, बोलेगा ये रिसेंट में एक बंदा है रिटायर हुआ, बताओ किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से। तो आपको जब भी किसी की डेथ होती है, इसका कैटेगरी का नाम है पर्सन इन न्यूज, तो वो पर्सन के बारे में देख के रखा करो। आगे आ जाते हैं मूवीज के बारे में, बैकग्राउंड देख लेते हैं। भारत की पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र, ये मोस्टली लोगों को पता होता है बट इंपॉर्टेंट क्या है, 1913 में रिलीज हुआ। मूवी कब रिलीज हुआ, 1913 में। अब मैं देखो 13 करो क्या बन जाएगा, 31। तो 1931 को भारत की पहली साउंड वाली मूवी रिलीज की गई थी जिसका नाम है आलम आरा। ये भारत की पहली बोलती हुई मूवी है। राजा हरिश्चंद्र मुख्य मूवी थी, और ये राजा हरिश्चंद्र का ही दृश्य है। 1913 में ये राजा हरिश्चंद्र का रोल प्ले किए थे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, भारत की पहली कलर मूवी का नाम है किशन कन्हैया, जिसको 1937 में रिलीज किए थे। मतलब मैंने ना आपको ईयर भी तीनों के करा दिए, 1913, 13 को इधर उधर करो 31, और उसके 6 साल बाद 37। ये बॉलीवुड की 3 मेजर मूवीज जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं बॉलीवुड की। अभी न्यूज में देखो, अभी इतने दिन से हम एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि दादा साहब फाल्के में बेस्ट एक्टर मिला है शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस मिला है रानी मुखर्जी, ये सबको रट गया होगा। बट बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर विकी कौशल को मिला है, और बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस करीना कपूर को मिला है। ये दो चीज अपडेट वैसे तो पहले पड़ी थी, बट बार बार रिपीट में एक ही चीज करा रहा था, आज नई चीज बता दिया। दादा साहेब फाल्के में क्रिटिक्स एक्टर किसको मिला है और क्रिटिक्स एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है। दादा साहेब फाल्के कौन थे, बॉलीवुड के पहले डायरेक्टर थे, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड कौन थे, दादा साहेब फाल्के। यानी कि राजा हरिश्चंद्र मूवी को डायरेक्ट किसने किया था, दादा साहेब फाल्के ने। और दादा साहेब फाल्के, एक और चीज बताना चाहूंगा, ये सब क्वेश्चन टफ होते हैं कि भारत का फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड बताओ, आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना हुई थी 1969 में, ये भी चीज याद रखनी है। और इस साल मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है नयनतारा को, किस मूवी के लिए। अच्छा, मोस्ट वर्सेटाइल मतलब वो बहुत सारे रोल करती है, कभी एजेंट बन जाती है, कभी भगवान बन जाती है, कभी कुछ भी, यानी वो ग्लैमरस रोल भी करती है, एक विलेज, एक टीचर, हर तरह के रोल कर रही है। तो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का नाम किसको दिया गया, नयनतारा। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, संदीप रेड्डी वांगा। अब ये तो आप जानते ही होंगे, कबीर सिंह के डायरेक्टर है। इनकी अभी दूसरी मूवी एनिमल भी तो आई, तो ये बेटा बहुत फेमस हो गया है। और बेस्ट डायरेक्टर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर। अच्छा, क्रिटिक्स कौन होते हैं, मूवी के जानकार। तो क्रिटिक्स अलग से एक्टर और एक्ट्रेस चुनते हैं, ओवरऑल अलग से चुना जाता है। अच्छा, अवार्ड्स अगर आपको कंटिन्यू करना है, आपके एग्जाम वगैरह में आने के चांसेस जो ज्यादा हो जाते हैं, वो बेटा आपको बुक से रिलेटेड कोई भी अगर अवार्ड किसी को दिया गया है, जैसे पिंक पैंथर प्राइज हमने पहले ही देख चुका है, अरुंधति रॉय को दिया गया है। आपको अभी डिक्लेयर किए जा चुके हैं कि इस साल नोबेल प्राइज किसको मिलेगा, सब लोग अभी से एडवांस में देख के रखना, मार के रखो नोबेल प्राइज। दूसरा चीज हो जाएगा, अगर प्राइज में अगर आपको कर रहे हैं तो नोबेल प्राइज देख के रखा करो। म्यूजिक से रिलेटेड आपको क्या देखना है, बॉलीवुड का दादा साहेब फाल्के और ऑस्कर अवार्ड, और ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड को कंपेयर किया करो। मूवी में क्या है, ऑस्कर और ग्रैमी। देखो ग्रैमी जनरली लाइफ में देखो, अगर ऑस्कर मान लो बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ग्रैमी और ऑस्कर में सब सेम होता है। यानी कि दुनिया का फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर, और दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी। तो जो जनरली ना जिसको ऑस्कर मिलता है उसको ग्रैमी ही मिलता है। तो आपको बहुत इजी हो जाएगी न्यूज कवर करने में। तो ये दोनों चीज करना, ये हमेशा क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इजी से आते हैं। म्यूजिक के लिए होता है, म्यूजिक के लिए नहीं, ग्रैमी एक है और एक कौन सा है, मैं वही सोच रहा था। ग्रैमी की शुरुआत अभी रिसेंट होता है, एग्जाम में क्या पूछा था, ग्रैमी अवार्ड मोस्टली इट इज 1958 आंसर था। वैसे तो म्यूजिक के जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैमी, म्यूजिक के जगत का है वो, ग्रैमी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ग्रैमी नहीं है, ऑस्कर से रिलेटेड दूसरा बाफ्टा, मोस्टली वो बाफ्टा होगा। तो आप वैसे ये ग्रैमी यानी म्यूजिक ऑफ द ईयर, ये सारी चीजें अच्छे से कवर करके रखना। अभी ये चीज क्लियर हो गई, जितना भी दादा साहब फाल्के बताया। अब आज की नेक्स्ट न्यूज और लास्ट न्यूज है बड़ी वाली, वो ये है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पार्टी कहां की है, जापान की। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के
अभी यहां पर मिस्टर इशिबा, नाम क्या है आपको बेसिक इतना ही याद रखना है, इशिबा। मिस्टर इशिबा ये कौन बन गए हैं? जापान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आपको याद रखना है जापान का हमारा अभी टेंशन चल रहा है, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। जापान हमारी बुराई कर रहा है, बोले देश भारत देश ऐसा होगा, फ्यूचर देख नहीं पा रहा है। जापान चाहता था कि भारत का भी एक नाटो हो, जैसे एशिया का नाटो कहा जाए। अब जापान भारत में नाटो क्यों बनाना चाह रहा था? जापान बहुत छोटा देश है, जापान पे कभी भी चाइना अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहा था हमारा भी एक नाटो होना चाहिए। नाटो की पॉलिसी क्या है? नाटो के टोटल 32 मेंबर है, और नाटो का रूल है कि नाटो के अगर किसी एक कंट्री को भी किसी ने छू लिया, मतलब पूरे 32 देश को छू लिया, वो पूरे मिलकर इकट्ठा होकर उस पर अटैक कर देंगे, यानी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जापान चाह रहा था एशिया में भी एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, भारत ने मना कर दिया, बोले हमको ऐसे देश की जरूरत नहीं है। पता है इससे क्या पता चलता है? इंडिया को अपने सिक्योरिटी, इनसाइड इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत भरोसा है, उनको पता है चाइना से हम अकेले निपट लेंगे। उल्टा ये बहुत निगेटिव मैसेज देगा चाइना और बाकी देशों को। हो सकता है इससे हमारे बिजनेस डील्स खराब हो जाए, देश को और प्रभाव पड़े, इकोनॉमी और नीचे चली जाए। और वैसे भी हमारे कोई हमसे जनरली पंगे लेता नहीं है, हमारे सबके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सिर्फ दो लोगों के साथ अभी बिगड़ गए हैं, एक जापान के साथ और एक कनाडा के साथ। कनाडा वाले तो इतनी वाहियात हरकतें कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, वो डिटेल में बाद में करेंगे, अगले हफ्ते में मैं बताऊंगा कनाडा के साथ क्या चल रहा है। जस्टिन ट्रूडो वहां का पीएम है, वो कुछ बोलते बोलते स्टेटमेंट दे रहा है हमारे खिलाफ। फिलहाल अभी वापस आ जाते हैं इनको। बेटा मिस्टर, अभी हम क्या कर रहे थे, इशिबा को कितने वोट्स मिले हैं? 215 वोट्स मिले हैं और वो जीत चुके हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए उन्होंने किससे रिप्लेस किया है? फुमियो किशिदा, फुमियो किशिदा। अच्छा, आपको एक और आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जापान का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम का नाम या पीएम का नाम याद रखना है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? शिंजो अबे। आपको पता है शिंजो अबे को मर्डर कर दिया गया था, अभी 2 साल पहले उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो आपको वैसे भी ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है। शिंजो अबे कौन है? लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ जापान। और अभी कौन है? मिस्टर इशिबा। कुछ भी भूलना, बस उसकी पार्टी का नाम मत भूलना। कई बार पार्टी मल्टीलाइनर में देख लिया जाता है। पार्टी का नाम क्या है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? क्विकली सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, एमी अवार्ड्स, ग्रैमी नहीं, एमी नहीं बेटा, वो ग्रैमी था, ग्रैमी था, वैसे वो म्यूजिक से रिलेटेड था। ग्रैमी, किसी को भी नहीं पता व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकशाही। बेटा रूपांतरण या उसको कन्वर्जन नहीं देना था, मुझे समझाना है व्हाट इज डेमोक्रेसी। हाथ खड़ा करना है, मैं उठा लूंगा। Government indirectly, public of the country rules the government indirectly. इनडायरेक्टली क्या? Government गवर्नमेंट elect करती है, elect indirectly. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं। वैसे तो सही बात है, इफ यू हैव द राइट टू वोट देन योर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या हम अपने नेता को चुन सकते हैं, उसको वोट दे सकते हैं? अगर हमको अपने नेता चुनने का हक दिया गया है किसी भी देश में, उसी देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाएगा। सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, दैट्स इट। अगर कोई कभी पूछा व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट टू वोट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। लोकशाही, जैसे कि आपने कहा कि पब्लिक यहां पर क्यों होती है? अगर मोदी को चुनना है, वो हम एमएलए को चुनेंगे, एमएलए उसको चुनेंगे, हम एमपी को चुनेंगे, एमपी उसको चुनेंगे। अगर मोदी का बीजेपी को हम चुनेंगे नहीं तो मोदी बनेगा नहीं। ये चीज समझ में आ रहा है? इफ यू हैव द राइट टू वोट दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, भूलना मत। 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे भी रहता है। इंजीनियर्स डे और डेमोक्रेसी डे सेम डे। जितने भी पीएम न्यूज में चल रहा है सब एक साथ ला लियो दोबारा। यंगेस्ट पीएम ऑफ आयरलैंड, ये क्या है? साइमन हैरिस। कितने उम्र में बने थे? 37 साल की उम्र में बने थे। आपको एक और चीज याद रखना है, यंगेस्ट पीएम ऑफ फ्रांस गैब्रियल अटल 34 की उम्र में बन गए थे। अभी ये नहीं है, मैं बस यंगेस्ट की बात कर रहा हूं। अभी कौन है? मिशेल। फ्रांस का कौन है? मिशेल। आयरलैंड का, हाँ, बस मैं ये बता रहा हूं कि ये यंगेस्ट बन चुके हैं, जो न्यूज में चल रहे थे, जो यंगेस्ट पीएम बने हैं। यंगेस्ट पीएम ऑफ फ्रांस गैब्रियल अटल, ये अटल अटल है, ठीक है। और यंगेस्ट पीएम ऑफ फिनलैंड सना मारिन। अभी कोई और है फिनलैंड का, बस मैं यंगेस्ट पीएम आज लाया हूं। कितनी उम्र में बनी थी? 34। अच्छा, सना मारिन को इंक्लूड करने का रीजन बता रहा हूं। हालांकि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में रीजन भी है कि क्यों क्वेश्चन पूछा गया था। सना मारिन एक जगह ना क्लब में पार्टी करती हुई पाई गई, खूब दारू पी रही है, शॉर्ट्स पहनी है, वन पीस जो भी था, तो उसका ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी और उसने वहां पर रिजाइन दिया था।
तो उसी साल क्वेश्चन पूछा गया था कि फिनलैंड की सबसे यंगेस्ट पीएम का नाम बता दीजिए फीमेल वाली। आंसर था सना मारिन। कितने उम्र की थी? 34 की उम्र की थी। इवन पूरी दुनिया का भी पूछ लिया गया कि पूरी दुनिया में सबसे यंगेस्ट फीमेल पीएम बताइए किस देश की थी? आंसर सेम होगा, फिनलैंड की सना मारिन 34 की उम्र में बनी थी। अब एक क्वेश्चन अगर यह पूछा जाए कि पूरी दुनिया में 193 देश है, कैसे पता? यूएनओ में कितने मेंबर है? 193। तो ऑफिशियली 193 मेंबर्स है, 193 कंट्रीज है पूरी दुनिया में। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस 193 देशों में सबसे यंगेस्ट पीएम का नाम बताइए, वो भी आज ला लिया हो, और वो ये है, ये एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। मैं बोलता हूं सिंगल लाइनर, मेरे पास पूरे पीडीएफ पड़े रहते हैं, बस वहां से क्वेश्चन निकालने। ऐसे क्वेश्चन कौन बना सकता है? ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको लाके डील करा देता हूं। अगर क्वेश्चन कभी रिपीट मार दिया तो आपको पता है पूरी दुनिया का सबसे यंगेस्ट पीएम का नाम कौन सा है? इंग्लैंड का है, उसके नाम में भी यंग आता है, विलियम पीट द यंग। विलियम यंग याद कर लो, ये चीज समझ में आ रही है। और हमारा भारत का सबसे यंगेस्ट पीएम का नाम है राजीव गांधी। 40 की उम्र में उड़ा दिया गया था 1991 में, बम धमाके से उनको उड़ाया गया था। आपको ये याद होगा, मद्रास कैफे बॉलीवुड की मूवी है, मद्रास कैफे में राजीव गांधी के बारे में बताया है। तो आज ज्यादा नहीं किया है, न्यूज का सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी बता देता हूं, ये दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना नहीं करना है तो ये दो चीज मत भूलिएगा जो न्यूज में चल रहा है, और उसके अलावा भारत का तो याद रखना ही है, ठीक है।